अब हम लाउडस्पीकर से निकलने वाली धार्मिक ध्वनि तरंगों का एक विश्लेषण आपके लिए करेंगे। सऊदी अरब ने रमजान का महीना शुरू होने से पहले मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज को कम करने के आदेश दिए हैं और इस आदेश में दो बड़ी बातें कही गई हैं। पहली बात यह कि यह आवाज लाउडस्पीकर की अधिकतम आवाज के 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और दूसरी बात यह कि मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर का प्रयोग सिर्फ अजान और इकामत के लिए ही हो सकता है। इकामत का अर्थ होता है नमाज के लिए लोगों को दूसरी बार पुकारना। सऊदी अरब की कुल आबादी लगभग 3.5 करोड़ है, जिनमें से 94% मुस्लिम हैं और सिर्फ 3% ईसाई हैं। वहां लगभग 94,000 मस्जिदें हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सऊदी अरब एक इस्लामिक देश है, इस्लाम का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है उसे। आज सऊदी अरब एक इस्लामिक देश होते हुए, इस्लाम का केंद्र होते हुए भी अपने यहां मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर्स की आवाज को कम करने के आदेश दे सकता है, लेकिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होते हुए भी ऐसा करने की हिम्मत दिखा नहीं सकता। सोचिए ये कितना बड़ा विरोधाभास है कि जिस देश में 94% मुस्लिम आबादी रहती है, जो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं मुसलमानों का, इस्लाम का जो केंद्र है, वहां लाउडस्पीकर के शोर से होने वाले नुकसान को लोग समझ रहे हैं, सरकार समझ रही है और वहां के मुसलमान इसे समझ रहे हैं, इसका पालन कर रहे हैं। लेकिन भारत में जहां लगभग 14% मुस्लिम आबादी है, वहां अगर कोई इसकी शिकायत भी करता है तो उसे सांप्रदायिक मान लिया जाता है। हमारे देश में मस्जिदों की संख्या को लेकर कोई स्पष्ट आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में लगभग 3 लाख मस्जिदें हैं, यानी सऊदी अरब से कम 3 गुना ज्यादा। लेकिन भारत में लाउडस्पीकर पर इस तरह का कोई निर्णय या प्रतिबंध आज तक कहीं की भी सरकार लगा नहीं पाई, कोई अदालत नहीं लगा पाई। और ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ मस्जिदों पर ही लाउडस्पीकर का इस्तेमाल होता है, दूसरे धार्मिक स्थलों और धार्मिक अनुष्ठानों में भी लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जाता है और लोग इसकी भी शिकायत करते हैं। लेकिन अक्सर शिकायत करने वाले लोगों की आलोचना शुरू हो जाती है। हमारे देश में इस तरह के विषय को धर्म पर हमले से जोड़कर देखा जाता है, माना जाता है कि तो सीधे धर्म पर हमला हो गया। और आज जो फैसला सऊदी अरब ने लिया है, अगर वो फैसला भारत में लिया जाता तो शायद इसका बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हो जाता। अब तक तो लोग सुप्रीम कोर्ट जा चुके होते, विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते और कहा जाता कि ये देश सांप्रदायिक है और एक खास विचारधारा के लोग भारत के संविधान को ही खतरे में बताने लगते। लेकिन सऊदी अरब में ऐसा कुछ नहीं हुआ, बावजूद इसके कि वहां 94% मुसलमान आबादी है। इससे पता चलता है कि सऊदी अरब जैसे देश तो अपनी सोच को बदल रहे हैं, वो लगातार आधुनिक बन रहे हैं। लेकिन भारत के बहुत सारे लोगों की सोच अब भी पिछड़ती जा रही है। हमारे यहां लोग अब भी कट्टरपंथी होते जा रहे हैं। सऊदी अरब में जो 94,000 मस्जिदें हैं, उनमें से अधिकतर रिहायशी इलाकों या रिहायशी इमारतों के आसपास है। सऊदी अरब का कहना है, वहां की सरकार का कहना है कि पिछले काफी समय से इन इलाकों के लोग लाउडस्पीकर्स को लेकर शिकायत कर रहे हैं। इनमें कई शिकायतें ऐसी थीं जिनमें कहा गया कि मस्जिदों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल से बच्चों की नींद खराब हो रही है, इसका बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है और वहां के नागरिक भी इससे डिस्टर्ब हो रहे हैं। यानी कि इन लोगों की शिकायत थी कि मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर से ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है। सोचिए, क्या भारत में यह संभव है? क्या भारत में लोग इस तरह की शिकायत कर सकते हैं? इस्लामिक देश ईरान में की गई एक स्टडी ये कहती है कि मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज 85 डेसिबल्स यानी 85 डेसिबल से 95 डेसिबल्स तक होती है। इसके अलावा कुछ अध्ययन ये भी कहते हैं कि भारत में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज 110 डेसिबल्स या उससे भी ज्यादा होती है। यह शोर कितना खतरनाक है, इस बात से आप समझिए कि 70 डेसिबल से ऊंची आवाज इंसानों के अंदर मानसिक बदलाव ला सकती है और यह हमारे शरीर की धमनियों में खून के प्रवाह को भी बढ़ा सकती है और कई मामलों में तो इससे ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है। ऐसा भी नहीं है कि मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर पर पहली बार किसी देश में पाबंदियां लगी हैं। दुबई में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर का प्रयोग सिर्फ खास मौकों पर ही होता है, रोज रोज नहीं होता, जैसे शुक्रवार की नमाज के लिए या फिर त्योहारों के मौके पर। इसी तरह इंडोनेशिया में भी मस्जिदों पर पाबंदियां हैं। 2015 में इंडोनेशिया में एक सर्कुलर जारी हुआ जिसके तहत मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज कम रखने और इसका प्रयोग सिर्फ अजान के लिए सीमित कर दिया गया था। इंडोनेशिया की 99% आबादी मुस्लिम है,
नाइजीरिया में 2019 में ही मस्जिदों और चर्चेज पर लाउडस्पीकर के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लग चुका है। ना चर्च वहां पर लाउडस्पीकर रख सकता है, ना मस्जिद। और इस सूची में पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने वर्ष 2015 में एक अध्यादेश जारी किया जिसके तहत मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज को कम रखने और इसका इस्तेमाल सिर्फ अजान के लिए करने के लिए कहा गया। और फ्रांस ने भी ध्वनि प्रदूषण की वजह से वहां मस्जिदों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को अब बहुत सीमित कर दिया है। भारत में भी इसे लेकर कई शिकायतें हो चुकी हैं, लेकिन हमारे देश में इस पर कोई नियम नहीं बना है, जबकि अदालतों के इस पर कई फैसले आए हैं जिन्हें आधार बनाकर बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए 6 मई 2020 को अपने एक फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर के बिना भी अजान दी जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी वर्ष 2000 के एक मामले में इसी तरह की टिप्पणी की थी। लेकिन सोचिए, इसके बावजूद भारत में अब तक इस तरह का कोई कदम या कानून नहीं बना है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां इस पर बोलना विवाद को नया जन्म देने के बराबर माना जाएगा, जबकि इस्लामिक देशों में ऐसा नहीं है। इस्लामिक देश खुलकर पाबंदियां लगा रहे हैं अपनी मस्जिदों पर, और हमारे देश में हम धर्मनिरपेक्ष होते हुए भी न तो किसी की शिकायत करने की हिम्मत है और ना ही कानून बनाने की, क्योंकि जैसे ही आपने कानून बनाया आपसे कहा जाएगा कि आप इस्लाम के विरोधी हैं। सच यह है कि बांग्लादेश, मलेशिया, अल्जीरिया, जॉर्डन, इराक, यूएई, इंडोनेशिया, कुवैत, मोरक्को, पाकिस्तान, टर्की, टूनिसिया, इजिप्ट, लीबिया और लेबनान जैसे देशों को 3 तलाक पर बैन लगाने के लिए, आप अभी जानते हैं, इन सब देशों ने 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। लेकिन भारत में इस तरह के प्रतिबंध के लिए 70 वर्षों का इंतजार हमें करना पड़ा। भारत में 3 तलाक के खिलाफ कानून 2019 में आया। भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत लोगों को एक से ज्यादा शादी की छूट है, जबकि कई इस्लामिक देशों में अब इस पर रोक लग चुकी है। टर्की में 1926 से ही इस पर प्रतिबंध है। टूनिसिया में ऐसा करने पर 1 साल की जेल का प्रावधान है। कहने का मतलब यह है कि इस्लामिक देशों में यह सब करना आसान हो गया है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष देश भारत में ऐसा करना धर्म पर हमला माना जाता है। और यही बात आज आप सबको समझनी है, और हमें लगता है कि अब सही समय आ गया है जब भारत को धर्मनिरपेक्षता की असली परिभाषा समझनी होगी और यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना होगा, जिसके तहत सब पर बराबर कानून होगा, एक देश एक कानून होगा। और यह स्थिति भी तब है जब कई स्टडीज में यह बात सामने आ चुकी है कि ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइज पोल्यूशन आपके हार्ट को फेल कर सकता है। इसलिए अब हम आपको ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइज पोल्यूशन पर आई एक नई रिपोर्ट दिखाएंगे, जिसमें बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बाद उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर को दुनिया का सबसे ज्यादा शोरगुल वाला शहर माना गया है। और इसमें यह भी बताया गया है कि ध्वनि प्रदूषण लोगों का हार्ट फेल कर सकती है। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश के लोग शांति चुनने की बजाय यही कह रहे हैं कि ये दिल मांगे शोर, या कह लीजिए ये दिल मांगे मोर शोर। दुनिया में सबसे ज्यादा 119 डेसिबल का ध्वनि प्रदूषण बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है, और इसके बाद इस सूची में दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर है, जहां ध्वनि प्रदूषण 114 डेसिबल है, यानी जो नॉइज लेवल है वो है 114 डेसिबल। यह शोर कितना खतरनाक है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर कोई विमान आपसे सिर्फ 65 मीटर की दूरी पर उड़ रहा है और उस दौरान उस विमान का जो शोर आपको सुनाई देगा, लगभग उतने ही शोर के बीच मुरादाबाद के लोग अपना पूरा जीवन बिता रहे हैं। यानी भारत के लोगों को शांति नहीं, अब शोर की आदत पड़ चुकी है। इस रिपोर्ट में मुरादाबाद के अलावा भारत के 4 और शहर हैं। इनमें दिल्ली में 83 डेसिबल का शोर है, जयपुर में 84 डेसिबल, कोलकाता और आसनसोल में 89 डेसिबल का शोर दर्ज किया गया है। और ये सभी आंकड़े दिन के समय के हैं और ट्रैफिक और गाड़ियों के शोर से संबंधित हैं। आजकल बार बार गाड़ी का हॉर्न बजाना लोगों के लिए एक फैशन है। लोगों को जब भी सड़क खाली करानी होती है अपनी गाड़ी के सामने तो वो हॉर्न बजाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये भी एक तरह की हिंसा है और हॉर्न वाली ये हिंसा लगातार बढ़ रही है। इसलिए आज हम ध्वनि प्रदूषण को ध्वनि हिंसा का नाम दे रहे हैं, क्योंकि इसने हमारे समाज को बहुत असहनशील बना दिया है। आपने देखा होगा, इसीलिए सड़कों पर लोग आपको गुस्से में दिखाई देते हैं।
नाराज दिखाई देते हैं। लोग सड़कों पर रुकते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं। सड़कों को अपनी विरासत समझने वाले लोग अब बार बार हॉर्न बजाते हैं और हॉर्न बजाकर सामने वाले को रास्ते से हट जाने की धमकी देते हैं और तब वो वैचारिक हिंसा को ही एक तरीके से बढ़ावा देते हैं। आज से करीब 114 वर्ष पहले इलेक्ट्रोमैकेनिकल हॉर्न का पेटेंट करवाया गया था। हॉर्न का आविष्कार एक ज़रूरत के लिए किया गया था, लेकिन आज वही हॉर्न ध्वनि हिंसा का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। और ये एक ऐसी हिंसा है जो लोगों के हृदय पर सीधा असर डाल रही है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी इस रिपोर्ट में कनाडा की एक स्टडी का जिक्र किया है जो कहती है कि ट्रैफिक के शोर ने 8% लोगों में हार्ट फेलियर का खतरा बढ़ा दिया है। हार्ट फेल होने का खतरा बढ़ गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की रिपोर्ट भी यही कहती है कि 80 डेसिबल से ज्यादा की ध्वनि यानी आवाज न सिर्फ कानों को नुकसान पहुंचाती है बल्कि इसका पूरे शरीर पर बुरा असर पड़ता है। ज्यादा ऊंची आवाज से हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और रात में होने वाला शोर बूढ़े लोगों और छोटे बच्चों की नींद को प्रभावित करता है, उनकी सेहत को भी प्रभावित करता है और इससे लोगों में चिड़चिड़ापन और तनाव बढ़ जाता है। शोर आपके काम की करने की क्षमता को भी प्रभावित करता है और इससे किसी व्यक्ति की पूरी पर्सनैलिटी में यानी शख्सियत में एक नकारात्मक बदलाव आ सकता है। WHO के मुताबिक ध्वनि प्रदूषण के कारण भारत में करीब 6 करोड़ 30 लाख लोगों की सुनने की क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित हो चुकी है। यानी ये वो लोग हैं जिन्हें ठीक से सुनाई नहीं देता। और आपने भी अपने आसपास अक्सर लोगों के साथ ये समस्या देखी होगी कि जब लोग ठीक से सुन नहीं पाते और कहते हैं आपको कि दोबारा से ठीक से तेज आवाज में बोलिए, वो सुन नहीं पा रहे। ये सारे वो लोग हैं जो ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां पर ध्वनि का जो स्तर है, नॉइज पोल्यूशन बहुत ज्यादा है और इसीलिए उसकी वजह से इनके कान अब धीरे धीरे खराब होने लगे हैं। और वर्ल्ड हियरिंग इंडेक्स नामक एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई और दिल्ली दुनिया के उन टॉप 10 शहरों में हैं जहां सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण है और इसकी वजह से सबसे ज्यादा लोग अपनी सुनने की क्षमता अब धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। और ये जो दो बातें आज हमने आपको बताई हैं, एक तो ये कि आपने अक्सर ये महसूस किया होगा कि जब आप बाहर निकलते हैं सड़क पर तो लोग अचानक से आप देखते हैं बहुत गुस्से में हैं, बहुत नाराज हैं, एक दूसरे से तुरंत झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, असहनशील हो चुके हैं बिल्कुल। उसका ये एक बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा, आपने ये भी नोट किया होगा कि लोगों को ठीक से आजकल सुनाई नहीं देता। यानी हमारे देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी तो सबको मिली हुई है, लेकिन शोर न सुनने की आज़ादी या कह लीजिए कि शांति की आज़ादी किसी के पास नहीं है। ये आपके पास चॉइस नहीं है, ये आपका विकल्प ही नहीं है कि आप ये तय कर सकें कि आपको शोर नहीं सुनना और आपको शांति में रहना है। शांति आपको मिलेगी नहीं। आपको अपने बचपन के दिन याद होंगे जब क्लासरूम में घुसते ही टीचर बच्चों से कहते थे कि शोर बंद करो। घर में भी जब शोर होता था तो माता पिता या बड़े लोग कहते थे कि शोर मत करो। और यहाँ तक कि जब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, अस्पताल में जाते हैं या स्कूलों में भी जाते हैं तो वहाँ भी लिखा होता है कीप साइलेंस, ये बोर्ड लगा होता है। ये इसलिए क्योंकि ये शोर हमारी ज़िंदगी के लिए एक स्लो पॉइजन की तरह है। लेकिन हमारे देश में लोगों को अब इस शोर के साथ ही जीने की आदत पड़ चुकी है। और अब आपको ये बताते हैं कि कैसे और कब एक आवाज़ शोर में तब्दील हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण को मापने का एक पैमाना होता है जिसे कहते हैं डेसिबल, और एक सामान्य व्यक्ति 0 डेसिबल तक की आवाज़ सुन सकता है। ये पेड़ के पत्तों की सरसराहट जितनी आवाज़ होती है जो होती है 0 डेसिबल के बराबर। सामान्य तौर पर घर में आप जो बातचीत करते हैं वो 30 डेसिबल के आसपास होती है और ऑफिस में जोर से होने वाली बातचीत 70 डेसिबल के आसपास होती है। ज्यादा शोर करने वाली मोटरसाइकिल्स की जो आवाज होती है वो 80 डेसिबल्स के पार चली जाती है और ये आपके कानों पर बुरा प्रभाव डालती है। आपने देखा होगा हमारे देश में ये भी एक फैशन है कि लोग अपनी मोटरसाइकिल का साइलेंसर निकाल देते हैं और फिर ये कोशिश करते हैं कि उनकी मोटरसाइकिल का इंजन ज्यादा आवाज करे और वो इसे बहुत एक फैशनेबल चीज मानते हैं और इस तरह अपनी बाइक्स के जरिए नॉइज पॉल्यूशन फैलाते हैं और रोकने वाला कोई नहीं। अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन की 100 डेसिबल की आवाज से आपकी सुनने की क्षमता को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। बारात और अलग अलग पार्टियों में जो बैंड बाजा या लाउडस्पीकर बजता है उसकी आवाज 110 डेसिबल तक होती है, जबकि सायरन की आवाज 130 डेसिबल का शोर पैदा करती है और ये आवाजें आपके कान को स्थायी रूप से भी नुकसान पहुंचा सकती हैं।
भारत के पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक रिहायशी इलाकों में दिन के समय शोर 55 डेसिबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि रात में इसकी सीमा 45 डेसिबल तय की गई है। हालांकि आजकल के युवा ईयरफोन्स का ज्यादा इस्तेमाल करके अपनी सुनने की क्षमता को वैसे ही खुद ही खत्म कर रहे हैं और आप कह सकते हैं कि आज की पीढ़ी का दिल मोर नहीं शोर पसंद करता है। भारत में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर जुर्माने का प्रावधान है और यह चालान केवल गाड़ियों का नहीं, तेज आवाज में डीजे और लाउडस्पीकर बजाने पर भी हो सकता है। हालांकि उसके लिए नियम थोड़े अलग हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में रात 10 बजे से रात 12 बजे तक अगर आप लाउडस्पीकर या तेज म्यूजिक वाला डीजे बजाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको विशेष अनुमति लेनी होगी। नियम के मुताबिक ऐसे दिनों की संख्या एक साल में 15 से ज्यादा नहीं हो सकती। हालांकि रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक ऐसी कोई परमिशन नहीं मिल सकती जिसके तहत लाउडस्पीकर बजे या कोई डीजे म्यूजिक बजाए। इसलिए अगर आपके घर के आसपास 12 बजे के बाद अगर कोई लाउडस्पीकर बज रहा है या कोई संगीत बज रहा है तो आप अपने पास के पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट करा सकते हैं, क्योंकि ये गैर कानूनी है। दूसरे देशों की बात करें तो वर्ष 1930 से लंदन और पेरिस में रात में हॉर्न बजाना वर्जित है। 1936 में जर्मनी में हॉर्न बजाने के लिए नियम बना दिए गए थे। दक्षिण अमेरिका के देश पेरू में 2009 में बिना जरूरत हॉर्न बजाने को लेकर कड़े कानून हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर वहां लाइसेंस रद्द करने के अलावा कार भी जब्त कर ली जाती है। इसके अलावा कनाडा के एक शहर पेट्रोलिया में लोग नॉइज पॉल्यूशन की वजह से किसी भी समय चिल्लाकर बात नहीं कर सकते, तेज आवाज में गाने नहीं गा सकते और वहां पर सीटी बजाना भी वर्जित है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या भारत में यह संभव है? हमारे देश में राजनीतिक खबरों पर तो काफी शोर होता है, लेकिन ऐसी खबरें जो लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं उन पर कोई बात नहीं करता और लोग भी ऐसी खबरों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। आजकल तो आप देखते हैं न्यूज टेलीविजन में भी, न्यूज चैनल्स में भी जो डिबेट होते हैं वो भी कई बार उनमें इतना शोर होता है कि कई बार वो डिबेट्स भी शायद 100 डेसिबल के पार चले जाते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि ये डिबेट्स क्यों होते हैं। न्यूज चैनल्स पर ये जो डिबेट्स कराए जाते हैं इसलिए होते हैं क्योंकि ये डिबेट्स बड़े लोकप्रिय हैं, क्योंकि इससे टीआरपी आती है और ऐसा लगता है कि लोगों को इस तरह के डिबेट्स पसंद हैं। अब जाहिर है जो लोग खुद चीख चीख कर बात करना चाहते हैं, जो लोग खुद ऊंची आवाज में बात करते हैं, जो दिन भर शोर में रहते हैं, उन्हें टीवी कार्यक्रम भी ऐसे शोर वाले ही पसंद होते हैं। इसलिए आज हमारी आपसे अपील है कि शोर को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि ये शोर एक दिन आपको बहुत गंभीर रूप से बीमार बना देगा। हमारे से बीच में जो माइग्रेन से पीड़ित होते हैं, तो जो इतने सारा हॉर्न बजता है। यहाँ तक मेरा मानना है, मैं देखता हूँ कि लोग बिना बात के हॉर्न बजाते रहते हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि एक तरीके का वैसा इन्वायरमेंट के लोग झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं। of sound over here. Too much of noise basically. तो हम सोच रहे हैं इसको कंट्रोल करना चाहिए ठीक तरीक़ा से। बाहर का कंट्री में देखिएगा तो वो ज़रूरत होता तब भी अब उसको हॉर्न बजाता है या दूसरा साउंड लगाता है। हम लोग का साउंड बोलिए, वो आपका माइक बोलिए या गाड़ी का हॉर्न बोलिए, अदर साउंड, हम लोग कोई चिंता ही नहीं करता क्या बोलते हैं। वी आर ऑल सिविलाइज्ड सिटीजन, तो हम लोग को याद होना चाहिए कि जहाँ पे नेसेसिटी है बस वहीं पे हॉर्न बजाना चाहिए।
कॉजेज तो ये ट्रैफिक और ये पीतल जो ब्रास का इससे वो कार्बन जो निकलता सारा वही है। इतना शोर होने की वजह से पड़ोसियों को भी दिक्कत होती है। जाहिर तो होती है, बिल्कुल होती है। हम यहाँ से मुरादाबाद से अलग जगह जाते हैं, हमें बड़ा सुकून महसूस होता। हम अगर 2 दिन के लिए जाते हैं, हमें ऐसा लगता है हम 1 हफ्ता रह के जाएँ, सुकून से नींद आती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। ये चश्मा लग गया, इसके सर के दर्द के चक्कर में शोर रहता है बहुत। जगह छोटी है, गर्मी भी ज़्यादा रहती है यहाँ। उसके अंदर 300-300 किलो 400-400 किलो माल एक साथ गलता है। शोर भी ज़्यादा होता है और उसका धुआं भी बहुत होता है और उसके आसपास के लोग बहुत परेशान रहते हैं। जैसे उसको चक्कर आना, आई साइड वीक होना, ये हार्ट की प्रॉब्लम, सांस की प्रॉब्लम, ये और पेट की तो यहाँ अधिकतर प्रॉब्लम है लोगों को। आपको लगता है ये सब ध्वनि प्रदूषण की वजह से इतने सालों से? अरे सर, ये ध्वनि प्रदूषण की वजह से है ये सब। ये एपिडेमिक हो चुका है ऑलरेडी, और ये एपिडेमिक बढ़ने वाला है ऑफ हियरिंग लॉस। उससे दूसरे भी हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज होती है, ब्लड प्रेशर राइज होता है, कैंसर हो सकता है, मेंटल हेल्थ इलनेस हो सकती है। तो हम बहुत आसानी से डिसमिस कर लेते हैं, जैसा कि इससे तो थोड़ा बहुत इरिटेशन होता है, बट इरिटेशन एंड मेंटल हेल्थ एक जुड़े हुए चीज़ें होते हैं। जो बिल्कुल एकदम मेन हाईवेज के बाजू में या किनारे पे बनी हुई है, तो उनमें जो सस्टेन लेवल्स ऑफ नॉइज रहते हैं और लोग एक्सपोज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से उनके हेल्थ पे काफ़ी इफेक्ट्स होते हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इफेक्ट्स इसकी स्लीप डेप्रिवेशन हो जाता है, उनकी नींद पूरी नहीं होती। वर्ष 2010 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था शोर इन द सिटी, लेकिन आज ये फिल्म का नहीं बल्कि हमारे जीवन का ही असली नाम बन गया है। इसलिए आप सबसे कहना चाहते हैं कि अपने जीवन को इस शोर में मत घोलिए, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, आपका कोई ऐसा पड़ोसी है, कोई और ऐसी चीजें हैं जो आपके आसपास हो रही हैं जिससे आपके जीवन में शोर का जहर घुल रहा है, तो चुप मत बैठिए। अब हमारे देश में इसे लेकर कानून बन चुके हैं, उन कानूनों का फायदा उठाइए। अपने पास के पुलिस स्टेशन में जाइए और जो सरकारी अधिकारी हैं उनसे बात कीजिए और अपने आसपास हो रहे इस शोर को कम करने की कोशिश कीजिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.